सहेली। सखी सहेली। हमारी सुनने वाली सखियों, सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी और बुआ का नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम में स्वागत है जी सभी का। और जो आज विषय है वही सबसे पहले बता देते हैं। हाँ है ना? हाँ। इसलिए बुआ कि फिर ताकि जो भी हमें संदेश हमें हमारे श्रोता भाइयों को बहनों को लिखना होगा तो वो लिखते चले जाएंगे। वैसे फेसबुक पे कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं पढ़ पाते, तो जो सुन रहे हैं वो भी अपना अगर चाहें, उनको लगता है कि हम अपने कुछ विचार प्रस्तुत करें तो कर सकते हैं। बिल्कुल, और करिए आप। स्वागत है। और शुरुआत करते हैं व्यंजन से। कुछ व्यंजन बनाना बताइए हम लोगों को भी। कभी कभी दिमाग खाली हो जाता है ना कि अब क्या बनाएं और क्या बताएं आप लोगों को। लेकिन बातें तो हैं बहुत सारी, तो व्यंजन हम लेकर हाजिर हैं। आज दिन ही ऐसा है। वहीं पर अगर बात करेंगे तो कुछ पैसा ऐसी चीज है जो जरूरी होती है, तो पर्सनल लोन लेना कभी कभी हमें पड़ता है, और उसके लिए क्या क्या सावधानियां रखें उस पर बात करेंगे हम। जी बिल्कुल। और हमको जब कभी कोई चीज के लिए मना कर देता है या हमको बहुत ऐसा लगता है ना बुआ कि अरे आज हम ऐसे बड़े सुंदर सी साड़ी पहन के जा रहे हैं, आज तो हमें बड़ी प्रशंसा मिलेगी, और अगर कहीं कोई कुछ ना बोले वहां तक तो ठीक है, अगर किसी ने बोल दिया क्या पहन के आ गई हो, तब तो बस सोने पर सुहागा हो जाता है। तो ये जो अचानक वो भी ना भी कोई बोले तो भी एक तरीके की अस्वीकृति है, यानी कि आपको उसने स्वीकार नहीं किया जैसा आप पहन कर अच्छी लग रही हैं। ये भी बात है। उतने पर भी थोड़ा सा तो लगता ही है कहीं ना कहीं, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार रहते हैं ये देखने के लिए कि कोई हमें नजरअंदाज कर रहा है या हमारी बात को अस्वीकार कर रहा है, तो हम उसके लिए कितना तैयार रहते हैं, और क्या रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। इन सब बातों पे हम अपने भी विचार साझा करेंगे और चाहेंगे कि हमारे श्रोता भी अपना विचार प्रस्तुत करें। हाँ, और भाई ऐसा है कि आज बड़ा खास दिन है, तो सबसे पहले तो विश्व रंगमंच दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। क्योंकि भाई ऐसा है कि दुनिया एक रंगमंच है और हम सभी उसे रंगमंच की कठपुतली हैं। हम कठपुतलियों को हर दिन हर पल जिंदगी में अच्छा या बुरा कुछ अभिनय करना ही पड़ता है, कुछ अपने लिए, कुछ अपनों के लिए, और कभी कभी गैरों के लिए भी। ये अलग बात है कि हमें इस अभिनय के लिए कोई दिखावटी अवार्ड नहीं मिल पाता। खुशी, सुकून और कभी निराशा के रूप में पुरस्कार मिलता है। जिंदगी रंगमंच है, तो हर तरह के किरदार निभाइए, अभिनय का मजा लेना चाहिए। रंगमंच दिवस की शुभकामनाएं। तो भाई ये हम सब जो है ना, दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसकी कठपुतलियां हैं, और डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। जी, है ना? आनंद फिल्म का प्रसिद्ध डायलॉग है ना? जी हाँ। मुझे लगता है सभी को ही याद होगा ये वाला डायलॉग। है, हकीकत यही है। और उसके पहले जो हमने बात की थी वो हमारे एक साथी जो है श्रोता, उन्होंने ये बात साझा की थी। जी, तो जो थिएटर यानी रंगमंच, थिएटर संस्कृति का हमारे संस्कृति का, विश्व की संस्कृति का अनूठा हिस्सा है बुआ, और समय के साथ ये भी विकसित हुआ जैसे दूसरी चीजें विकसित होती चली जा रही थी। अब ये थिएटर शब्द निकला कहाँ से? तो ग्रीक शब्द है, ये वहां से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है देखने की जगह। तो ये परिभाषा भी देखिए सार्थक ही है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी रंगमंच का जो प्रयोग है वो कहानियां कहने या चीजों को दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि हमारी संस्कृति और समाज पर प्रभाव डालने के लिए भी होता है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे नाटक हुए हैं, ऐसे रंगमंच की कलाएं हैं जिन्होंने समाज की दिशा बदल दी, और बहुत सारे विषय जो होते हैं बड़े नीरस होते हैं। यूं कहें कि नीरस होना नहीं चाहिए उन्हें, लेकिन चूंकि हमें उसको आत्मसात करना पड़ता है, कुछ समाज की कुरीतियों को बदलना पड़ता है, तो जाहिर है कि वो बड़े कठिन होते हैं, बड़े क्लिष्ट होते हैं। उनको रंगमंच के माध्यम से बड़ी आसानी से दिखाया जाता है। अब रंगमंच की बात हो तो चाहे लेखन हो, निर्देशन हो, निर्माण हो, अभिनय हो, सुंदर वेशभूषा, प्रकाश व्यवस्था, दृश्य डिजाइन करना, ये सब इसका एक माध्यम है और इसका एक अंग है ना, जिसमें विभिन्न तरीके से प्रतिभाशाली कलाकार जो हैं वो जुड़ते हैं और उनकी आवश्यकता होती है। और यही ये दिन है जब लोगों को सराहना की जाती है, उनको दिखाने का मौका मिलता है और आगे बढ़ने के लिए अपनी समय, प्रतिभा ये सब दिखाते हैं। बिल्कुल। तो विश्व रंगमंच दिवस जो कि आज है, इसकी शुरुआत कब हुई अगर ये जाने तो 1962 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ने रंगमंच निर्माण के सभी पहलुओं को सम्मान देने के लिए ये दिन की शुरुआत की थी। और थिएटर आर्ट्स के महत्व और
में जो उनकी वजह से जो समाज में परिवर्तन आता है उसके बारे में जागरूकता बढ़े, और इसकी वजह से जो लोग जुड़ते हैं, कला से जुड़ते हैं, उनको और बढ़ावा मिले और अच्छी समाज में जो चल रहा है उस वक्त, जैसे आपने अभी बात की, जो विषय हैं वो मंचन, उनका मंचन हो और लोगों तक, आम जनता तक वो संदेश पहुंचे। इसकी जागरूकता, परेशानी नहीं बल्कि जो जन जागरूकता भी इससे होती है, जैसे कि पानी की बचत अगर हम करें या यातायात नियमों के पालन की बात करें, ये सब रंगमंच के माध्यम से बड़ी खूबी से दिखाया जाता है और लोग बड़े मजे लेकर देखते हैं और कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात घर भी कर जाती है। हाँ, जो चीज देखने में आता है, जो विजुअल चीज, जो माध्यम है, तो उसमें चीजें याद रह जाती हैं, बहुत प्रभावशाली होती हैं। रंगमंच एक शक्तिशाली कला रूप है जो सदियों से दर्शकों का मनोरंजन और प्रेरणा देता रहा है। आज के शिक्षा के युग में छात्रों के बीच रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, सहयोग को बढ़ावा देने के लिए थिएटर एक अविश्वसनीय रूप से उपयोगी उपकरण हो सकता है। थिएटर शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि ये रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। तो यही लिख रहे हैं कि आत्म अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है, लीक से हटकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। रंगमंच के माध्यम से छात्र नए विचारों, दृष्टिकोणों का पता लगा सकते हैं, अपनी अनूठी रिवाज विकसित कर सकते हैं। तो बातें बहुत सारी है ना दीपा बिटिया, तो एक गीत सुन लेते हैं। फिर इतिहास पे चलते हैं। इतिहास थोड़ा सा मुश्किल है। नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, बदरा घिर आए रुत है भीगी भीगी। नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, टिकता धिगी धिगी टिकता। कहीं दूर पपिया पुकारे, झूला झूले सखियां, झूला झूले सखियां के घर आजा बालम हमारे। फिर आए बदरा घिर आए रुत है भीगी भीगी, नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, टिकता धिगी धिगी टिकता। छुप छुप ऐसे में कोई मधुर गीत गाए, गीतों के बहाने छुपी बात होठों पे आए। घिर आए बजरा घिर आए रुत है भीगी भीगी, नाचे मन मोरा मगन टिकता। नाचे मन मोरा नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, टिकता धिगी धिगी टिकता। तो भाई ऐसा है कि हम बात कर रहे थे इसके इतिहास की, लेकिन हमारे साथी ने कुछ लिखकर भेजा जी। वो कह रहे हैं कि ये दुनिया एक रंगमंच ही तो है, यहाँ हर एक इंसान मुखौटा लगाए हुए है, जब मन चाहे बदलता है। एक बार पति ने किसी बात पर झगड़ा होने के बाद बहुत रोई थी, तभी कुछ लोग मिलने आ गए। मैंने फटाफट आंसू पोंछ लिए, चेहरा ठीक किया और हंसते हुए उनका स्वागत किया। बाद में अपनी चतुराई पर हंसी आ गई। इस दुनिया में बहुत कम ही लोग झूठा नाटक नहीं करते, बाकी सब नाटकीय ढंग से जीवन जीते हैं।
हम लेकिन अभी जो स्थिति ये बता रही हैं उस हिसाब से तो भाई करना पड़ता है। और ऐसे में एक स्मिता पाटिल का कहीं कुछ नाटक था या फिल्म का है, नहीं याद है, कुछ लगभग यही स्थिति थी। कोई मकान मालिक आया और उनसे पति कह रहे थे कि तुम बताओ इस तरीके से कि मतलब बता दो उनको कि मतलब झूठ बोल दो, लेकिन वो नहीं बोल पा रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि तुरंत उनको इसी तरीके का अभिनय करना पड़ा। तो पत्नी ने कहा कि वो बोली कि हम नाटक नहीं कर सकते, लेकिन बाद में उनको कुछ इसी तरीके की स्थिति आई और करना पड़ा। तो फिर यही लगा कि हर कोई अपने आप में एक अभिनेता है, अभिनेत्री है। जी बिल्कुल। लेकिन हम इतिहास की बात कर रहे थे ना, तो 5वीं शताब्दी की शुरुआत में पहला नाटक एथेंस में फ्लिस में स्थित थिएटर ऑफ डायोनिसस में आयोजित किया गया था। और इसके बाद रंगमंच पूरे ग्रीस में तेजी से प्रसिद्ध हुआ। जी, और हमारे देश की बात करें अगर हुआ तो रंगमंच का तो वैदिक काल से ही निर्माण हो गया था। हाँ बिल्कुल। और संस्कृत रंगमंच ने बहुत उन्नति की थी। इसका प्रमाण है भरत मुनि ने रचा था नाट्य शास्त्र, पूरा शास्त्र अपने जी आप में, बिल्कुल। कुछ संस्कृत नाटकों के हिंदी अनुवाद भी हुए, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मालती माधव, हनुमान त्राटक। ये एक बहुत प्रसिद्ध संस्कृत के नाटक है। और आधुनिक काल में साहित्यिक रंगमंच के उद्देश्य से पहले तो भाई देखो, अगर हम देखें तो रामलीला खेली जाती थी, ऐसे कृष्ण लीला भी होती थी, महाभारत पर आधारित नौटंकियां भी होती थी। फिर 1835 ईस्वी के आसपास कोलकाता में कई रंगशालाओं का निर्माण हुआ। और कहा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रयास से भी जो उन्होंने प्रयास किया, उनको भी यहीं से दिशा मिली थी। जी, और हिंदी रंगमंच का प्रारंभ अगर कहें तो माना जाता है कि 1853 में नेपाल के मडगांव में अभिनीत एक विद्या विलाप नाटक, विद्या विलाप नाम के नाटक से माना जाता है। लेकिन वो नेपाल तक ही रह गया, वो आगे नहीं बढ़ा। फिर इसका प्रचार प्रसार हुआ और 1871 में अल्फ्रेड नामक एक मंडली के स्थापित होने से जी, इसमें भारतेंदु और फिर राधा कृष्ण दास के नाटकों का मंचन होने लगा। राधे श्याम कथावाचक, नारायण बेताब, आगाहश्र और ऐसे तुलसी दत्त शैदा, हरे कृष्ण जौहर, ये सब उस समय के बहुत प्रसिद्ध नाटककार रहे हैं। और 1884 में कहते हैं कि बनारस में नेशनल थिएटर की स्थापना हुई और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अंधेर नगरी का प्रथम मंचन हुआ। और ये बहुत प्रसिद्ध नाटक है, आज भी उतना ही प्रासंगिक। जी। और भारतेंदु नाटक मंडली की हिंदी रंगमंच के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और फिर देखो, अगर देखा जाए तो सत्य हरिश्चंद्र, सुभद्रा हरण और इस तरीके से चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये बहुत सारे नाटक हैं जो मतलब कहते हैं कि इन्होंने मशाल लेकर आगे चले और उसके बाद तो विकास होता ही जा रहा जिनको कह सकते हैं कि बिल्कुल जी, सही बात है। और इस तरह से फिर हर शहर में बहुत सारे संस्थान खुले जी, और इस तरीके से विकास होता रहा और होता रहेगा। रंगमंच के विकास को देखते हुए संगीत नाटक अकादमी ने 1959 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना की, जिसे हम सब जानते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसे NSD के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। और इस विद्यालय से कई प्रसिद्ध कलाकार, निर्देशक, प्रतिभाओं का जन्म हुआ है, होता रहा है और अभी भी आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। और बिल्कुल विविध भारती के माध्यम से आप भी उनमें के वहां से निकले हुए बहुत सारे मजे हुए कलाकारों को आप सुनते हैं। जी, और इसी तरह से बहुत अच्छी बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है कि कहते हैं कि दुनिया एक रंगमंच की तरह होती है, यहाँ हर कोई अपना किरदार निभाने आता है, बस फर्क इतना होता है कि इस रंगमंच का नाटक पहले से लिखा नहीं जाता, इसकी रिहर्सल का कोई मौका नहीं मिलता, कब कौन सा किरदार निभाना पड़ जाए पता नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस रंगमंच में रीटेक नहीं होते और इस रंगमंच में कलाकार हम हैं और अपनी जिंदगी की यानी अपनी कहानी के जो नायक या नायिका कह ले, हम खुद हैं। तो भाई इस पर विचार जरूर कीजिएगा कि क्या वाकई आप नायक नायिका हैं और जो भी हो रहा है उसके भी रचयिता आप ही हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो हम सोचते हैं वही होता है। तो इसके लिए तैयार रहिए कि आपको अच्छा सोचना है, अच्छा सोचना है और एक गीत के लिए भी सुनना है। जी। शीशा हो या दिल हो, आखिर
इस दिल के अरमानों से हमको ये मालूम न था कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता। माझी छोड़ जाता है साहिल, छूट जाता है, छूट जाता है, छूट जाता है। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, और दिल भी टूट जाता है ना अगर कोई हमें किसी भी बात के लिए अगर एकदम ना हो जाए या अस्वीकृति, या हमें उम्मीद हो कि आज तो बहुत अच्छा दिन जाने वाला है, या हम कुछ बना भी लेते हैं ना। हाँ। कि आज अरे आज तो मैंने खूब सब मेहमानों के लिए खूब अच्छी सारी चीजें बनाई हैं, और अगर किसी ने प्रशंसा ना की, चुपचाप खा लिए, तो मन थोड़ा सा उदास हो जाता है, चेहरा भी थोड़ा उतर जाता है। सारी बात प्रशंसा पे जाके टिक रही है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आप किसी से कुछ मांगने जाते हैं, वो ना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे, या है नहीं हमारे पास, वो अस्वीकृति हो जाती है। या हम किसी से मिलने गए, वो नहीं है घर पर, तो लगता है ये तो दरवाजा हमारे लिए बंद हो गया, है ना। फिर तो ऐसा दिल दुखता है कि पूछो मत, सारा श्रम सब नष्ट हो जाता है। बिल्कुल। और ऐसी एक बात याद आ रही है बुआ कि एक एनजीओ के अकाउंटेंट के पद के लिए इंटरव्यू देने गई थी। मेरी एक दोस्त माधवी, बहुत पहले की बात है। तो उसने देखा कि वहां पर उसी की एक दोस्त, उसकी कॉलेज की ही कलीग, वो इंटरव्यू ले रही, तो बहुत बड़ी खुश हो गई कि आज तो मिल ही जाएगा मुझे ये नौकरी, मेरी पक्की। लेकिन जब दूसरे दिन उसके रिजल्ट आया तो इसका चयन नहीं हुआ था। तो घर में जब जाकर के उसने अपनी मम्मी को बोला कि क्या कृतिका थी और उसकी वजह से तो मुझे मिलना ही चाहिए था, देखो मम्मी मुझे नौकरी नहीं मिली। और वो अपने इतनी हताश हो गई कि वो अपने आप को ही दोषी कहने लगी कि मेरा पता नहीं, मुझ में ही कुछ गलती है, मैं ही कुछ ऐसी हूँ कि मुझे नौकरी नहीं मिलती है। माँ ने भी उस वक्त बहुत समझाया कि देखो किसी एक का तो चयन हुआ है ना, एक का ही होना था, और एक का ही होना था। तो तुमने ये क्यों मान लिया कि तुमको रिजेक्ट किया है? तुमको यहाँ पर किसी, हो सकता है कि कोई और कला को उसको अपने निखारने की जरूरत है, या जिसका चयन हुआ है उसने अच्छा इंटरव्यू दिया होगा, अच्छी बात, अच्छा जवाब दिया होगा, या उसका अनुभव तुमसे ज्यादा होगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम किसी लायक नहीं हो। बिल्कुल सही। तो जो ये बात अंदर घर जाती है ना कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, तो ये बड़ी गलत बात। यहाँ तक कि ये मान लेते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। ये सबसे पहले आता है कि हमारी तो किस्मत ऐसी ही है बिल्कुल, कि हमें तो सब जगह से हाई मिलती है। बहुत सारी चीज़ों में ऐसे हो जाता है कि आप जो उम्मीद करते हैं वो नहीं होता है, और वो जो अस्वीकृति होती है उसे स्वीकार करना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें लगता है कि चाहे वो हाँ हो या ना हो, या स्वीकृति हो या अस्वीकृति, कहीं ना कहीं दोनों के लिए हमें तैयार होना चाहिए। बिल्कुल। और दोनों में एक सा ही भाव अगर हम रखने का प्रयास करें तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। अक्सर ये होता है कि जब हम कुछ मिल जाता है तो हम इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि जाहिर है कि फिर न मिलने पर उतने ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ये जो अनुपात है वो इसीलिए होता है, ग्राफ जिसको कह सकते हैं, कि जितनी तेजी से हम ऊपर जाते हैं ना खुशी में, तो उतने ही दुख में हम नीचे चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा कहने का यही मतलब है बिटिया कि देखो मतलब खुशी में भी बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तो कहा भी गया है, सम दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, यानी कि सुख हो या दुख हो, या आपको लाभ मिले या हानि मिले, आप दोनों में समभाव रखिए, है ना। बिल्कुल। यानी कि हर बात को दिल पे नहीं लेना चाहिए, और निराश भी नहीं होना चाहिए, बल्कि अब उस प्रयास करके आगे बढ़ना चाहिए। कि अगर जैसे इंटरव्यू की बात अगर हम ये उदाहरण ले लें कि यहाँ नहीं हुआ, भले वो मेरी दोस्त थी, उसके होने की वजह से मुझे मिल जाना चाहिए था, फिर भी नहीं मिला है, तो बेशक मुझ में कहीं कुछ कमी है, तो हम अपने प्रयास को, उसको जो भी कमी है उसको जारी रख के उसको ठीक कर सकते। उसको बिल्कुल, जैसे कि अक्सर हमारे पास भी लोग, जैसे हम यहाँ आते हैं और आपने कार्यक्रमों में सुना भी होगा कि कलाकार कभी कभी कहते हैं कि जो संघर्ष का हमारा दिन था हम उसको सीखने का दिन मानते हैं, ना कि संघर्ष का दिन मानते हैं। ऐसे ही इसको आप निराशा का दिन न मान के समझे कि एक नई आशा की किरण कहीं हमारा इंतजार कर रही होगी। हो सकता है कि यहाँ पर हो जाता तो आपकी उस सहेली से कुछ मनमुटाव हो जाता, वो दोस्ती खत्म हो जाती, और कहीं उसको
एक बात और है दीपा बेटी, हम जरूर कहेंगे जी कि हो सकता है कि 6 महीने बाद ही या 1 साल बाद कोई उससे बेहतर आपको मिला हो कुछ, लेकिन वो हम नहीं ध्यान रखते, हम सिर्फ ये याद रखते हैं कि वो हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला था, है ना जी। तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर आप मान लीजिए 50,000, एक हम मोटे तौर पर रखते हैं कि 50,000 का हमने छोड़ा था, लेकिन हो सकता है 6 महीने बाद हमें 70,000 की मिली हो, लेकिन हमें ये याद रहेगा कि वो हमारा छूट गया। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि आज ही हम 50 लेते तो वो 70-75 वाली हम नहीं पा सकते थे, जी, है ना। तो कभी-कभी पाई हुई चीजों का ध्यान नहीं रहता, जो नुकसान हो गया या छूट गया वो हम चीज को ध्यान रखते हैं। सही बात है। तो कुछ इसी तरह की बात हमारी एक सखी लिख रही है कि अस्वीकृति को स्वीकार करना बड़ा जटिल अनुभव है ये इंसान का। मेरी सुंदरता, मेरी प्रतिभा को किसी ने अस्वीकृत कर दिया। हम सभी को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि कोई जरूरी नहीं कि कोई हमारा गुण, व्यक्तित्व सब पर नजर में अच्छा ही, सबके नजर में यानी अच्छा ही दिखे। एक ही वस्तु को कितने ब्रांड होते हैं, जरूरी नहीं कि सभी ब्रांड पसंद ही आए। बस वैसे ही ये बात भी रखनी चाहिए कि परीक्षा, आपकी नौकरी या किसी से कोई आशा उम्मीद हो, अगर किसी ने आपके को अस्वीकार कर दिया हो, उसे खुशी खुशी दिल से अपनाएं और फिर प्रयासरत रहें। तो यही बात अभी हम लोग जो कर रहे थे, हमारी सखी ने भी ये लिख भेजी है। और अस्वीकृति मानव होने का लगभग एक अपरिहार्य पहलू है। पहले अस्वीकृति का सामना किए बिना कोई भी प्यार या जीवन में सफल नहीं हुआ है। हम सभी इसका अनुभव करते हैं, और फिर भी जब हम ऐसा करते हैं तो अक्सर वो समय होता है जब हम सबसे अधिक अकेले और बहिष्कृत महसूस करते हैं। अस्वीकृति का सामना करने से भावनाएं, शर्मिंदगी, उदासी, गुस्सा, चोट आदि सामने आ सकती है। इन भावनाओं को स्वीकार करना और स्वस्थ तरीके से उससे निपटना बहुत आवश्यक है। अच्छा, अस्वीकृति में सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण जीवन का आर पार वाला जो मामला होता है ना, शादी के आर पार वाला, हाँ, शादी के लिए, मतलब लड़की कहीं से रिजेक्ट हो गई, या खुद आपको लग रहा है कि अरे उन्होंने मना कर दिया और ये बेस्ट था हमारे लिए, तब तो जैसे लगता है कि मतलब अब तो सारे दरवाजे बंद हो गए जी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। ये खास तौर पे ये जो शादी ब्याह वाले मामले, तो शादी ब्याह के मामले में आप ये सोचिए, चाहे लड़का रिजेक्ट हो रहा हो, चाहे लड़की हो रही हो, अगर मान लीजिए किसी दबाव में आकर या किसी उसमें सिर्फ कि शर्मिंदगी में कि अरे कैसे मना करें, कर लिया, तो या पहले बहुत मना कर चुके, तो अब इस खास जो भी आया है, या हम 4 बार मिल चुके हैं तो अब कैसे मना करें, माता पिता से भी मिल चुके थे, अब किस मुंह से मना करें, अब तो बात यहाँ तक बढ़ गई जी। अब आप ये सोचिए कि जब बात यहाँ तक बढ़ गई, उसके बाद कहीं विवाह हो गया, तो आप सोचिए पूरी जिंदगी चौपट होने से अच्छा है कि अभी 2-4 महीने आप इस उसमें चले जाएं, गुमनामी की जिंदगी में, चाहे दुखी वाले बिल्कुल उसमें, है कि नहीं। तो ये उस वक्त के लिए हमको थोड़ा सा लगता है, हम थोड़े से झुक जाते हैं या थोड़े पीछे हो जाते हैं, लेकिन आगे की जिंदगी हमारी संवरती है और कभी कभी बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। तो उस पर गौर करिए, और कहीं कहीं जो है ना कि ये वाली बेपरवाह होके रहना कहीं कहीं बहुत अच्छा भी रहता है। बिल्कुल, इस मामले में रहना चाहिए। हाँ, इस वाले मामले में बिल्कुल कि हाँ ठीक है भाई, अब अगर तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, है ना। ये ऐसा वाला भी होना चाहिए कभी कभी ये वाकई में हमेशा कर लिया बुआ जी तो फिर आप ही हमें डांटेंगी, घबरा गई, आप ही हमें डांटेंगी कि बहुत ज्यादा बेपरवाही चल रही है आजकल। लेकिन देखो भाई, जिंदगी, सब लोग कहते भी हैं कि भाई जिंदगी तुम इतने इम्तिहान क्यों ले रही हो भाई, कौन सा बार बार यहाँ आना है, तो थोड़ा सा मस्ती में जिए। और हम गीत सुनवाते हैं, उसके बाद और बातें करेंगे जी। स्वीकार किया मैंने
बुआ एक अंतराल का भी समय आ गया। अंतराल का समय आ गया। जी, ये ब्रेक भी बहुत महंगा पड़ता है, हमको बहुत भारी लगता है लेकिन जरूरी है। तुरंत वापस आते हैं। अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं कार्यक्रम में सखी सहेली। जी हाँ, और बात हो रही थी अस्वीकृति की तो भाई हमारे साथी जो हैं उन्होंने भी लिखा है कि भाई इस मामले में बुआ जी हम सहमत हैं कि लड़के लड़की के मामले में जब भी कोई अस्वीकृति की बात आए तो उसका पूरा स्वागत करना चाहिए, ना कि कहीं दुखी हो जाना चाहिए, क्योंकि पूरी जिंदगी का मामला है। जी बिल्कुल। और चुनौतियों की बातें कर रहे थे बुआ कि चुनौतियां जब आती हैं, जैसे कलाकार भी यहाँ के अपने बताते हैं कि वो हमारे सबक वाले दिन थे, तो उसी में ही बस ये जोड़ना चाह रहे हैं कि जब बहुत बुरा वक्त आता है तो हम बहुत सक्रिय और बहुत अलर्ट रहते हैं। हाँ, छोटी सी भी गलती हमसे हो जाती है ना, हम ध्यान रखते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, क्योंकि हमारा वक्त इस वक्त सही नहीं चल रहा है। चाहे वो भाई अगर मान लीजिए कि आपको धंधे व्यापार में ही नुकसान हो गया तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, घर के खर्चे भी हम कम कर देंगे, हम अब व्यापार कैसे बढ़ेंगे, अब बढ़ेगा उस पर सोचेंगे, या उसके कभी हम उसके लिए बहुत पढ़ाई करते हैं और हाथ पैर मारते हैं, जिसको कहते हैं ना कि हर तरफ से हाथ पैर मारते हैं। हाँ बिल्कुल। तो देखिए ना, बुरे वक्त में हम कोशिश भी तो कर रहे हैं, तो कहीं से अगर हमें नकारात्मकता मिली या किसी ने नकारा है तो वापस वहां तक पहुंचने के लिए हम एक नई कला को सीख के या नए स्किल को समझ के पढ़ के फिर जब वापस जाते हैं तो फिर हमें स्वीकृति मिलती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हो सकता है कि उस समय आपको तकलीफ हो रही हो और उससे बेहतर, जैसे ये जो सीखने वाली बात है, वो सीख लेने की वजह से जो आप कर रहे थे उसमें उसका दुगना फायदा भी हो जाता है, क्योंकि अगर आप उसी तरह से चल रहे होते तो शायद आप ये चीजें न ले पाते और आपके इस व्यक्तित्व में कुछ भी इजाफा न होता। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन ये जो इजाफा होता है, चीजें बढ़ती हैं, आपका विकास होता है, वो बिल्कुल अलग चीज होती है। बिल्कुल। और वो कभी कभी हमें ऐसे ही मिल जाती है। रिजेक्शन जो होता है कभी कभी सफलता की यात्रा में अड़चन नहीं बन सकता। हम विशेषज्ञ कहते हैं कि इसमें जाहिर है कि जैसे तुम कह रहे हो कि और मेहनत और प्रयास करने से कहीं ना कहीं हम और निखरते हैं। कहते हैं तपने के बाद सोना और चमकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और कहीं ना कहीं बढ़ते बढ़ते अवसाद की स्थिति जब आती है तो कहीं ना कहीं आपका जो और काम है वो कहीं और भी पीछे चला जाता है। आप अगर हताश होते हैं, निराश होते हैं, इस बात को स्वीकार नहीं करते, तो आपको लगता है कि अब तो गए काम से, तो जो कर सकते थे आप
वो भी नहीं कर पाते, है ना? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो भी परिणाम आए, हम कर्म अपना 100% करें, उसके बाद जो परिणाम आए तो उसको छोड़ देना चाहिए और उसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, है ना? तो अब शायद इतनी सब बातें होने के बाद ये है कि अब अगर कहीं से अस्वीकृति या कहीं से कहीं नकारा गया तो हम इतना तो बुरा नहीं मानेंगे। हमको समझ में आ गया है कि भाई प्रयास करना है, प्रयास बढ़ाना है। अच्छा, एक बात और है कि अस्वीकृति की बात जब आती है तो कभी गौर किया तुमने कि हम लोग खुद अपने आप से भी अस्वीकृत हो लेते हैं, खुद सोच लेते हैं कि यहाँ तो हम जा तो रहे हैं लेकिन होगा तो है नहीं कुछ, या हम ट्रेन जा तो रहे पकड़ने लेकिन अब लेट हो गए, अब हमें मिलेगी नहीं ट्रेन। तो ये इतना अंदर तक वो उस बात का इतना बैठ जाता है कि वो वाकई में फिर वो चीज हो ही जाती है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि अवचेतन मन में वो चित्र बनते हैं और वो हो जाता है। तो हमेशा आप अच्छा सोचिए, और अगर कुछ हो भी गया, जैसे ट्रेन छूटने की बात है या काम नहीं हुआ, कुछ किसी ने पैसे नहीं दिए, तो कहीं कोई दूसरा दरवाजा जरूर खुल रहा होगा आपके लिए। जी, वो कहते हैं ना कि एक दरवाजा बंद होता है तो 100 खुलते हैं। बिल्कुल। तो भाई इसी तरह से ये भी एक चीज और है बुआ की अचानक से कहीं खर्च आ गया, है ना? बिल्कुल। या कुछ ऐसा हो गया कि घर में कुछ ऐसे अचानक कुछ ऐसी आवश्यकताएं आई, जैसे अब ये भी बुरे वक्त की बात हम कर रहे हैं कि कुछ कि भाई शादी आ गई या पढ़ाई करवाना है बच्चों को। एक MBA का भी अगर एक अच्छे कॉलेज से बच्चे को पढ़ाना चाहे तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है हमारे देश में। ये तो सच में बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक सामान्य तौर पर हमें टेलीविजन कभी खरीदना हो और पैसे इकट्ठा नहीं हो रहे और लग रहा है कि नहीं अब ये तो जरूरत है, या रेफ्रिजरेटर जैसी चीज है, वॉशिंग मशीन जैसी चीज है, कोई ऐसा उपकरण है जो हमें लगता है कि ये हमारी जिंदगी में इस समय बहुत सहायक है, हमें कुछ और काम करना है लेकिन पैसे नहीं है आपके पास। तो इसके लिए हम जाहिर है कि फिर हमें पर्सनल लोन जो लेना होता है वो ठीक रहता है, किसी और से मांगने से बेहतर है। क्योंकि फिर यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी और से मांगेंगे तो अस्वीकृति के लिए तैयार नहीं आप इसलिए लेकिन हाँ, पैसा ऐसी चीज है कि इससे व्यवहार जो है, संबंध जो है वो कभी कभी बिगड़ जाते हैं। जी, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि भाई बच्चों की पढ़ाई जैसे बात कर रहे थे हम अभी की, शादी, परिवार में किसी की बीमारी का इलाज भी अगर कराना है तो वो भी बहुत, अगर मान लीजिए कोई बड़ा ऑपरेशन डॉक्टर ने बोल दिया है कि बता दिया है कि ऐसा करना पड़ेगा, तो ऐसी वाली खर्च वाली स्थिति में पर्सनल लोन हमें लेना पड़ जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर लोन का आवेदन बैंक ने अस्वीकार कर दिया तब हमारी हालत कैसी होती है, और वो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हमारे साथी लिख रहे हैं क्या होता है पर्सनल लोन। दरअसल एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, मतलब इसके लिए गोल्ड और होम लोन की तरह कोई कोलेटरल या सिक्योरिटी नहीं जमा करनी होती है। सीधे शब्दों में कहें तो उधारकर्ता को कोई गारंटी या कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। इस लोन की भुगतान अवधि आमतौर पर इन्होंने सब लिखा है 12 से 60 महीनों के बीच होती है। कार लोन भी हो सकता है। इसके विपरीत इस लोन का उपयोग किसी भी तरीके की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, जैसे हम लोग बात करते हैं मेडिकल इमरजेंसी, शादी या फिर पढ़ाई का खर्च। तो सही बात है कि कभी कभी ये भी होता है, कभी कभी घर में आपको कुछ मरम्मत करवानी है, इन सब चीजों के लिए आप ले लेते हैं इस तरीके का पर्सनल लोन। बिल्कुल। तो अब ये लोन हमें अगर चाहिए तो ऐसी हम चीजों का ध्यान रखें कि हम जब आवेदन करें तो हमारा आवेदन को मान लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए और हमें लोन मिल जाए, क्योंकि जरूरत बहुत ज्यादा है। तो ये देखना बहुत जरूरी है बुआ कि ये वाली लोन आसानी से मिल जाता है, लेकिन इस पर ब्याज दर बहुत ज्यादा होता है कि 10 से 24% का ब्याज लगता है, क्योंकि सिक्योरिटी के तौर पर। जी, तो भाई इतनी बड़ी बड़ी बात जब तुम कर रही हो तो एक गीत सुनाओगी तब आके इतनी गंभीर बात करेंगे। अच्छा, अब इतना ज्यादा तुमने बता दिया ब्याज दर, तो जाहिर है कि डर लगता है ना, लेकिन लेना भी जरूरी है। और बहुत सारी और भी चीजें हैं, क्रेडिट स्कोर है, इन सब पर इन सब पे भी बात करेंगे। जी, गा मेरे मन गा, गा मेरे मन गा, तू गा मेरे मन गा, गा मेरे मन गा। यूं ही बिताए जा दिन जिंदगी के, यूं ही बिताए जा दिन जिंदगी के। गा मेरे मन गा, मेरे मन गा, तू गा मेरे मन गा।
निभा, चाहे भर भर आए, चाहे दुख बरसाए, तेरे नैनों की घटा तू नैन मत छलका, गा मेरे मन गा, यूं ही बिताए जा दिन जिंदगी के, गा मेरे मन गा। कौन है तेरा जो मैं कहूँ जरा सुन, मेरी खो गई पायल, मेरे गीत है घायल, मेरी जख्मी है धुन, फिर भी तू झूमे जा, गा मेरे मन गा, यूं ही बिताए जा दिन जिंदगी के, यूं ही बिताए जा दिन जिंदगी के, गा मेरे मन गा, गा मेरे मन गा, तू गा मेरे मन गा। तो भाई बहुत ज़्यादा लोन की बात जब चल रही है तो बहुत ज़रूरत हो तभी लेना चाहिए, क्योंकि जैसे तुमने बताया कि 10 से 24% तक होता है वार्षिक ब्याज, तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा है। तो आय और ज़रूरी खर्चों को ध्यान में रखते हुए विचार करिए कि क्या ब्याज सहित लोन की मासिक किस्त अदा करने के लिए हर महीने आपके पास पैसा रहेगा या नहीं, जी है ना। तो इससे पहले इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे चलकर जाहिर है कि लोन चुकाने में बहुत तकलीफ होगी और कर्ज के जाल में फंसते चले जाएंगे। हाँ, और एक बार अगर उसमें घुसे तो जी बिल्कुल फंसते ही जाएंगे आप। जी। और इसी तरह से बुआ जो शर्तें होती है लोन की, तो वो भी हम क्या होता है वो पेपर दे देते, हम साइन कर देते, लेकिन वो शर्तों को उसमें पढ़ते नहीं है। जैसे कि मुश्किल बहुत होता है, बहुत लंबा चौड़ा तो होता है, लेकिन उसको पढ़ना बहुत जरूरी बुआ। उसमें कितनी शर्तें, कैसी कैसी शर्तें होती है, जैसे कि पहले बोलेंगे कुछ नहीं है, प्रोसेसिंग फीस वगैरह कुछ नहीं लगेगी, लेकिन वो उसमें जुड़े होते हैं, या क्लोजर प्री क्लोजर चार्ट होगा, उसका कुछ पेमेंट मांग लेंगे। फिर लेट पेमेंट चार्ज, अगर लेट आपने पेमेंट करा तो उसका भी चार्ज लग जाता है। हमको ये पता ही नहीं चलता कि अगर मान लीजिए कोई हम 15 तारीख, अगर हमें हर महीने की 15 तारीख को देना है और अगर हम 30 तारीख तक भी वो नहीं दे पाए तो उस पे लेट पेमेंट का चार्ज लग जाता है। हाँ देखो भाई, लेट पेमेंट का चार्ज तो लगेगा ही। ये सब चीजें तो भाई हम तो यही कहते हैं कि मान के चलो कि होगा ही होगा। तो वही वाली बात जैसे तुमने कहा ना कि अगर 15 तारीख आपकी नियत है, फिक्स है, तो आप मान के चलिए कि 15 को आपको अदा करना ही है, बल्कि आप 10 तक तैयार रहें उसके लिए, पहले ही 5 दिन पहले। जी बिल्कुल ये। और समय, अगर आपने समय से पहले भी कभी कोई कर्ज चुका देते तो उस पे भी चार्ज लगते हैं कहीं कहीं जगह पे। ये बड़े छुपे हुए शर्त लिखे रहते हैं और इतने छोटे छोटे शब्दों में लिखे रहते हैं, वो हमको कहीं दिखाई नहीं देते। तो ये भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक लाइन को पढ़ के, उसको समझ के, जहां से भी आप लोन ले रहे हैं उनसे समझें। हाँ, कि हमको इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए। और ये बैंक की जिम्मेदारी भी है कि वो आपको बताएं। और कभी कभी जैसे कि ये भी हो सकता है कि जैसे आप बहुत नहीं पढ़ना चाहते हैं या आपको पढ़ने में दिक्कत है, तो आप कुछ बिंदु लिख लें, ये इस तरीके की चीजें कि ये तो नहीं है आप में, इसका क्या होगा अगर हम 15 तारीख पर मैंने नहीं दिया किस्त, तो बताइए 5 दिन बाद अगर दिया तो क्या होगा, 10 दिन बाद दिया तो क्या होगा, और फिर उसको आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। और होता क्या है, हम क्योंकि कुछ मुश्किलों में फंसे हैं इसलिए ही हम पर्सनल लोन ले रहे हैं, तो वैसे ही तो दिक्कत है और दिमाग में भी कुछ संकट से चली रही है। तो ऐसे में ये छोटी छोटी बातें हम नजरअंदाज कर देते हैं कि भाई अभी वो बोल रहे हैं पेपर पे साइन कर दो तो कर दो,
तो इस तरह की बातें ना हो। फिर एक क्रेडिट स्कोर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे ये क्या है क्रेडिट स्कोर? मतलब ये कहीं कहीं आपकी जो तरीका है लोन लेने का और अदा करने का उसके ऊपर मिलता है ना? जी, उसके ऊपर मिलता है कि हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं कि किसी भी भारतीय बैंक से किसी भी पर्सनल लोन के लिए आवेदन करने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना होता है कि आपके पास एक अच्छी क्रेडिट रिपोर्ट हो। जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो बैंकों से व्यक्तिगत कर्ज मिलने की संभावना बढ़ जाती है और आपके पास कई अच्छे विकल्प मौजूद होते हैं। और जब आप कर्ज के लिए बैंक से बातचीत करेंगे तो आपको फायदा भी मिल सकता है। तो आपको ऑफर्स का फायदा उठाना होगा या बैंकों को विशिष्ट समय पर कभी कभी वो मौसमी ऑफर भी चलाते हैं। हाँ, बीच बीच में आता रहता है, बीच बीच में आता रहता है खास समय में जी। और वैसे भी ये हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि आपको साबित करना होगा पेशेवर विश्वसनीयता। बैंक आमतौर पर ये मानते हैं कि एक शीर्ष कंपनी का कर्मचारी एक अच्छा वेतन प्राप्त करता है जिससे वे ऋण प्राप्त करने के लिए एक अच्छे उम्मीदवार बन जाते हैं। नतीजतन यदि आप शीर्ष संगठनों में काम करते हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आपको बैंक को ये साबित करना होगा कि आपकी आय स्थिर है और इसके बाद आपको ऋण पर बेहतर ब्याज दर प्राप्त होने की संभावना है। तो वही वाली बात है कि आपको ये मतलब जैसे कि आप अगर जल्दी जल्दी नौकरी बदल रहे हैं तो जाहिर है कि आपका ये स्कोर जो है कम रहता है, तो नंबर कम रहता है। या आपने पहले कभी लोन लिया है और आपने समय से अदा नहीं किया है तो भी वो गिर जाता है, आपका स्कोर कम हो जाता है। बिल्कुल। और इसी तरीके से जरूरत के अनुसार जितनी जरूरत है लोन भी उतना लेनी चाहिए। मान लीजिए कभी कभी वो बताते हैं कि नहीं आपने 5 लाख ले रहे हैं लेकिन आपको तो 8 लाख तक का भी मिल सकता है। तो हमको लालच आ जाता है कि चलो भाई दिक्कत तो है ही है, 8 मिल रहा 8 ले लो, लेकिन नहीं, वो लालच में हमें नहीं जाना है। हमें जितना की जरूरत है उसी को लेकर उतना ही लेना चाहिए और उसको चुकाइए, क्योंकि चुकाना तो आप ही को, चुकाना हम ही को है। जी बिल्कुल। और एक बार में एक ही आवेदन देना चाहिए बुआ। हमको लगता है कि अरे 2-3 बैंक में डाल देते हैं और क्योंकि अगर एक जगह से हमको नहीं मिला तो दूसरी जगह से मिलेगा। लेकिन जैसे वो क्रेडिट स्कोर की बात करी है ना, तो जब आप बैंक में लोन के आवेदन के लिए जाते हैं तो बैंक क्रेडिट ब्यूरो से आपकी क्रेडिट रिपोर्ट मांगता है जी। और इसे कहते हैं हार्ड इंक्वायरी। तो जब भी ये हार्ड इंक्वायरी होगी ना तो क्रेडिट स्कोर थोड़ा नीचे आ जाएगा, क्योंकि 3 बैंक से को अगर आपने अप्लाई कर दिया तो 3 बैंक वहां पे जाकर के इंक्वायरी भी पूछेंगे, सभी पूछेंगे। और एक बात और है कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि केवाईसी से आप जुड़े हुए हैं तो आपकी जानकारी एक बार आपने डाला, नंबर आपका फोन या बायोमेट्रिक या कोई भी आपने विवरण अगर दिया तो आपके सारे खाते खुल जाते हैं और सारी आपकी बल्कि कहना चाहिए कुंडली खुल जाती है कि आपकी स्थिति क्या है, कितने बैंक में आपके खाते हैं, कितना पैसा आपके पास जमा है, ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो इसीलिए आपके प्रोफाइल पर उसका बुरा असर ना हो तो हमें एक बार में एक ही बैंक को पर आवेदन करना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है, ये मान के चल रहे हैं आपके आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो जाहिर है फिर वो आप पर विश्वास क्यों करेंगे? क्योंकि ये सब चीजें जो है एक दूसरे के विश्वास पर भी चलती हैं। जी। और जैसे पहले आप बता रहे थे ना कि भाई पहले से ही कर्ज और फिर से एक और नया कर्ज ले लिया, तो ये इस तरह से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कर्ज है और माना की जरूरत बहुत है लेकिन वो आप पहले पुराना चुका दीजिए फिर आप नया लीजिए, क्योंकि ये पर्सनल लोन तो उपलब्ध है हमेशा जब हम जाएंगे हमको मिल ही जाएगा। और एक बात और देखेंगे कहीं आपकी आदत तो नहीं पड़ गई है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बड़ी आसानी से चूंकि ये मिल जाता है तो हम बड़ी आसानी से लेने लगते हैं और कहीं ना कहीं लगता है अरे ठीक है छोटी सी जरूरत है, अब 6 महीना इंतजार क्या करना, लाओ ले लेते हैं। तो भाई ऐसा मत करिए। हो सकता है कि 6 महीने बाद आपकी स्थिति ठीक हो रही हो लेकिन फिर भी सोचते हैं वो भी हम इंतजार क्यों करें। बिल्कुल। तो जरा सा हर बार ऐसा नहीं होता है दीपा बिटिया की बहुत परेशानी हो, कोई इमरजेंसी हो तो ही हम पर्सनल लोन लेते हैं। हमने बताया ना, अक्सर से फ्रिज बदलना है हमको तो भी हम ले लेते हैं। टेलीविजन छोटा लग रहा है, बड़ा लेना है तो हम ले लेते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, बचत कीजिए और खुद पैसे इकट्ठा कर लीजिए तब लिए, है ना, और फिर उसका आनंद उठाएं। जैसे कि अभी हम गीत का आनंद लेंगे। बिल्कुल। एक तेरा साथ हमको 2 जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ हमको 2 जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। तेरा साथ
हमको दो जहां से प्यारा है एक तेरा साथ। हम अकेले हैं, शहनाइयाँ चुप हैं, तो कंगना बोलता है। तू जो चलती है छोटे से आंगन में, चमन सा डोलता है। आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले तो भाई बातें तो हमारे साथी सब समझते हैं और लिख रहे हैं कि पर्सनल लोन या सावधानियां, भाई ऋण लेकर घी पीने से अच्छा कि ऋण लिया ही ना जाए, न रहे बांस न बजे बांसुरी। लेकिन यदि लोन लेना मजबूरी हो ही जाए तो अपनी रोजी रोटी पर ही ग्रहण हो, फिर तो सावधानी अपेक्षित है। वैसे बदलते परिवेश में सरकार भी ऐसे लोगों के लिए ऋण और सब्सिडी के रूप में मदद कर रही है। ऐसे में पर्सनल लोन न लेना पड़े, यही अच्छी बात होगी। जी बिल्कुल, कोशिश सबकी यही रहती है बुआ। लेकिन एक और इसी तरह से देखिए, एक और मैसेज है कि लोन के लिए इसलिए प्राइवेट बैंक या कंपनियों के पास नहीं जाना चाहिए, उनके छुपे हुए चार्ज भी होते हैं। इसके अलावा वसूली के लिए कभी कभी गलत तरीकों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे साथी ने बताया है, क्योंकि भाई ये प्राइवेट कंपनी के सच बात है कि छुपे हुए चार्ज होते हैं और वैसे भी उनका लोन का वो जो दर होती है ऋण वाली, वो बहुत ज्यादा होती है। तो कृपया आप उसके चक्कर में न पड़े। अपनी हम पहले देखें ज़रूरतों को कैसे सीमित कर सकते हैं, लेकिन खाने के मामले में आप किसी भी चीज को सीमित नहीं करनी है। तो क्या बता रही हो? नहीं तो कर रही हो। क्या बता रहे हैं हम लोग बुआ? अब देखिए कुछ वक्त में बच्चों की छुट्टियां होने वाली, कहीं कहीं तो हो भी गई है वो 8-10 दिन की, और फिर वो वापस अप्रैल में स्कूल खुलेंगे। तो बच्चे बड़ा परेशान करते हैं। ठीक है, अभी होली में सब खा लिया अब घर के, लेकिन अब बोलते नहीं ये भी खा लिया हमने, कुछ अच्छा सा बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ मम्मी। बच्चों का रहता ना कि हमको कुछ अच्छा बनाइए। क्या अच्छा उनको वो नहीं मालूम होता, बस बोलते हैं कुछ अच्छा सा बनाइए। तो बहुत बता दो कि यही अच्छा है, सबसे बढ़िया। तो हम तो लेकर आए बाजरा डोसा। बिल्कुल, बताओ। तो ये डोसा बच्चे बड़े प्रेम से खा लेते हैं और कड़क कड़क से अच्छे लगते हैं। तो इसमें क्या कीजिए, आधा कप बाजरा आटा ले, 2 बड़े चम्मच सूजी लेना है। उसमें अगर घर में पालक के पत्ते या मेथी के या जो भी हरा पत्ता है आप चाहें तो डाल लीजिए। उसमें थोड़ा सा 1 प्याज बारीक काट के, हरी मिर्ची जैसे आपके घर में खाते हैं वैसे डाल लीजिए, नमक थोड़ा सा, और फिर 1 गिलास पानी ले लीजिए। अब ये सारे को सब अच्छे से मिला करके इस घोल को 15 मिनट तक रख लीजिए, ताकि वो सूजी जो है वो अच्छे से गल जाए, फूल जाए अच्छे से। जी हाँ। क्योंकि डोसा बनाना है तो एक घोल थोड़ा पतला रखना है। जैसे हम रवा डोसा बनाते हैं ना, वैसा थोड़ा पतला रखना है। अब तवे को गरम करके जैसा डोसा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही उसको उस पे डालना है, गोलाकार में, सर्कुलर स्टाइल में ऐसे डाल दें तवे के ऊपर। तो वो बीच में से छेद भी आ जाएंगे और थोड़ा सा फटाफटा सा भी हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्रिस्प करने के लिए मध्यम आंच करके उसको बहुत अच्छे से क्रिस्प करिए। फिर जो आपके घर में कुरकुरा सा बनेगा। आपने अगर आलू का मसाला बनाया या आपके घर में बच्चों को चीज
बहुत पसंद आता है, जैसे बच्चों को पनीर और चीज कद्दूकस कर दीजिए, वो कद्दूकस कर दीजिए, पनीर का कुछ स्टफिंग बना के वो साथ में दे दीजिए, तो बच्चा बहुत आराम से खा लेते हैं। और इसके संग चाहें तो आप नारियल और केवल थोड़ी सी अदरक डाल के और उसमें कड़ी पत्ता पीस के और दही फिर मिलाकर आप उसकी चटनी बना दीजिए, चटनी बनाते हैं तो वो भी अच्छी लगती है। और बड़ों को सांभर अगर पसंद है तो फिर अब हमारी बहनें बोलेंगी ये तो आप एक के बाद एक बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो भाई बनाते रहिएगा। ऐसा करो कि लहसुनी मखाना बताएंगे, लेकिन एक गीत सुनवा दो फिर बताएंगे। हाँ ठीक है ना। लहसुनी मखाना जो है इसमें 200 ग्राम मखाना अगर आप लेते हैं, 250 ग्राम लेते हैं तो 10 से 15 कली लहसुन की ले लीजिए। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर चाहिए इसके लिए, 1 चम्मच जीरा पाउडर चाहिए भुना हुआ, कुछ सूखी कड़ी पत्ता चाहिए सूखे हुए उसके, और नमक अपने हिसाब से आपको लेना होगा। और 1 बड़ा चम्मच घी का लेके लहसुन की कलियों को और लाल मिर्च पाउडर को, जीरा पाउडर को लेकर थोड़ा सा पानी डालकर पहले पेस्ट बना लें। अभी घी नहीं आपको लेना है। अच्छा। ये लहसुन की कलियों को लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर लेकर थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लीजिए। आप कढ़ाई में घी गर्म कर लें, 1 बड़ा चम्मच चाहिए आपको,
घी ज़्यादा अच्छा रहता है, इसमें तेल मत दीजिएगा। और पेस्ट डालकर भून लीजिए। पहले कढ़ाई में आपने घी डाला, उसमें ये पेस्ट डाल दीजिए, कड़ी पत्ते भी डाल दीजिए और थोड़ा सा भूनने के बाद अब मखाना डालकर अच्छे से मिला लीजिए। मध्यम आंच पर कम से कम 5 से 10 मिनट तक अच्छे से इसको भून लेंगे तो आप कुरकुरे से हो जाएंगे सारे मखाने। और फिर अच्छे से इसको मिला भी लीजिए, मसाले को लिपट जाएगा। और अच्छी तरह से जब चिपक जाए तो इसे ठंडा करके आप एक एयर टाइट डिब्बे में बंद कर लीजिए। जब मर्जी हो आप निकालिए और कुरकुर कुरकुर खा लीजिए। हाँ, तो ये हर दिन चिप्स जो बार बार बच्चे मांगते तो उसका बहुत अच्छा ये विकल्प है। विकल्प है, बिल्कुल सही बात है। और क्या बताना है? अब तो वक्त हमसे कह रहा है कि हमको तो चलना होगा। जी, इजाजत लेना है। तो आज ये 2 रेसिपी देखें कि बच्चों को घर में कैसे अच्छा लगता है। ऐसे ही आप बिना पानी डाले आप सिर्फ काली मिर्च वाला भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोग बटर में बनाते हैं तो उसका फ्लेवर थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो उसको कई तरह से बनाया जा सकता है और इसके मजे लीजिए। और ये हड्डी के लिए बहुत अच्छा होता है मखाना। तो कहीं अगर आपको तकलीफ है घुटने आदि में तो इसका बराबर सेवन करिए प्रतिदिन। और आज लेते हैं इजाजत, दीजिए, स्वीकार कीजिए दीपा माहेश्वरी और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।